गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 जो हमारा राष्ट्रीय है। देखिए अधिकतर क्या होता है इस चैप्टर के अंदर बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आती है, वो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाते और जैसा आप जानते हैं 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं आज हम सारे के सारे क्लियर करेंगे और आज के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, स्पेशली राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल को लेकर। आज हम हर एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो भी दिया गया है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीडीपी, जीएमपी, जो भी कुछ है आज हम सबके बारे में पढ़ेंगे और आप समझेंगे किस तरह से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आपका आता है सकल और शुद्ध को लेकर। देखिए सकल और शुद्ध में जो डिफरेंस होता है, सकल और शुद्ध, शुद्ध मतलब क्या होता है, निवल होता है। वो शुद्ध भी कह सकता है और निवल भी कह सकता है। सकल और शुद्ध में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमारा मूल्य ह्रास का होता है, यह बात ध्यान रखेंगे आप। तो नंबर 1 क्या कहते हैं, अगर आप सकल निकालना चाहते हो तो आपको शुद्ध के अंदर मूल्य ह्रास प्लस करना पड़ेगा। अगर आप सकल निकालना चाहते हो तो आपको शुद्ध के अंदर यानी निवल के अंदर मूल्य ह्रास प्लस करना पड़ेगा। अगर आप शुद्ध निकालना चाहते हो तो सकल में से मूल्य ह्रास को माइनस करना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं जो मेरा ग्रॉस होता है, जो मेरा सकल होता है वो शुद्ध से बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए जब भी आपको ग्रॉस निकालना हो, जब भी आपको सकल निकालना हो, आपको हमेशा शुद्ध के अंदर मूल्य ह्रास जोड़ना पड़ेगा और शुद्ध निकालने के लिए आपको सकल में से मूल्य ह्रास घटाना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो सकल होता है वो बड़ा होता है और शुद्ध जो होता है छोटा होता है। इसलिए छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस और बड़े को छोटा करने के लिए माइनस। अब आपको निकालना है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, सकल में से शुद्ध को माइनस कर देंगे, सकल में शुद्ध को माइनस कर देंगे। इस तरह से आप सकल, शुद्ध और मूल्य ह्रास तीनों चीजों को निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद सकल और शुद्ध के बाद हमारी फिर मेन बात आती है बाजार कीमत और साधन लागत। बाजार कीमत और साधन लागत। देखिए अगर आप बाजार कीमत की बात करते हैं यानी कि मार्केट प्राइस, बाजार कीमत, मार्केट प्राइस बड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट से, यानी बाजार कीमत साधन लागत से बड़ा होता है और इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। हम ये कह सकते हैं बाजार कीमत और साधन लागत के बीच जो अंतर है वो अंतर मेरा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का होता है, ठीक है। अब देखिए आपका MP बड़ा होता है तो MP बनाने के लिए आपको FC के अंदर NIT जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको साधन लागत यानी कारक लागत, दोनों मतलब सेम है, चाहे कारक लागत बोले चाहे साधन लागत बोले, दोनों मतलब सेम है। तो कारक लागत में हमें जोड़ना पड़ेगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। किस लिए? अगर आप बाजार कीमत निकालना चाहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर आपको कारक लागत निकालनी है तो आपको बाजार कीमत में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करना पड़ेगा। MP निकालने के लिए FC प्लस NIT और FC निकालने के लिए MP माइनस NIT, ठीक है। उसके बाद अगर आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता यानी IT माइनस सब्सिडी। क्लियर? क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको NIT नहीं मिलता, कहीं कहीं पर वो आपको अप्रत्यक्ष कर यानी IT और आर्थिक सहायता दोनों दे देंगे। जब ये दोनों दे देंगे तो हम इसका पहले डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस को निकालने के बाद अपने क्वेश्चन में इसका हम यूज करेंगे। आगे बात समझ में, सिंपल सी बात है। अगर MP निकालना है तो FC प्लस में NIT, FC निकालना है तो MP माइनस NIT और NIT निकालना है तो IT माइनस सब्सिडी। तो इस तरह से आप इन तीनों को भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम।
देखिए नेशनल इनकम बड़ा होता है और डोमेस्टिक इनकम छोटा होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है हमारा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, नेशनल इनकम हमारा बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है। ठीक है, अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है, राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, घरेलू आय के अंदर डोमेस्टिक इनकम में NFIA यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम ऐड कर देंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वहीं पर अगर आपको घरेलू आय निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तीसरा, अगर आपको विदेशों से शुद्ध साधन आय निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विदेशों से कारक आय में से विदेशों को कारक आय को माइनस कर देंगे, यानी कि इंग्लिश में फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इनकम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिया हमने, सबसे पहला एग्जाम्पल बना, कह रहा घरेलू आय दे दी आपको, NDPFC दे रखा है उन्होंने 2500, घरेलू आय NDPFC दे रखा है 2500, मूल्य ह्रास दे रखा है 300, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 200 और विदेशों से शुद्ध कारक आय दे रखा है -50। ठीक है, आई बात समझ में। पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लेंगे और जितनी भी टर्म्स दी गई हैं हम इन सारी टर्म्स को पहले एनालाइज कर लेंगे और उसके बाद क्या क्या चीजें आपको निकालनी हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने बोला है सॉल्व करने के लिए GDPFC, जो फाइंड आउट करना है लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो आपको दिया है उसको रखेंगे राइट हैंड साइड में। क्या दिया है, NDPFC आपको दिया गया है। हमें क्या करना है, NDPFC को GDPFC बनाना है, NDPFC को GDPFC बनाना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें कॉमन है। देखिए फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्ट और डोमेस्टिक, कुल मिलाकर जो पहली टर्म है हमारी ग्रॉस और नेट, यानी सकल और शुद्ध, खाली ये एक डिफरेंस हमारे पास है और बाकी सारी वैल्यू कॉमन है। हमें क्या करना है, इस नेट को ग्रॉस बनाना है, नेट को क्या करना है, ग्रॉस बनाना है। अब देखिए नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, तो छोटे को बड़ा करने के लिए हम प्लस करेंगे। अब क्या प्लस करेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ग्रॉस और नेट यानी सकल और शुद्ध के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे और जैसे आप जोड़ेंगे डेप्रिसिएशन को, ये नेट क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, पहला फॉर्मूला उसके बाद वैल्यू। डेप कितना दिया गया आपको, 300 दिया गया है, तो कितना हो गया, 25 और 3 2800, यानी जो आपका GDPFC है वो मेरा 2800 है। आई बात समझ में। इस तरह से हमने क्या करा, GDPFC को निकाल लिया है NDPFC से। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है NDP at MP। ठीक है, अब जो दे रखा है उसको ले लेंगे, गिवन सामने रखेंगे, NDPFC दिया है मेरे को। अब फिर सेम चेक करेंगे क्या क्या कॉमन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, खाली डिफरेंस किस चीज़ का है, FC और MP का। हमें FC दिया है, हमें FC को MP बनाना है, FC को MP बनाना है। FC देखिए अगर आपको MP चाहिए तो हम क्या करते हैं, FC में क्या जोड़ देते हैं, NIT, क्योंकि FC छोटा है, MP क्या है मेरा, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या प्लस कर देंगे, NIT। हाँ, NDPFC की वैल्यू कितनी है मेरी, NDPFC दिया है मेरे को 2500 और NIT कितना दिया है मेरे को, 200।
तो दोनों क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे। ये आपका सॉल्व करने पर NDP MP आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, तो जो जो वैल्यू दी आपको दी गई है हमें उसके ब्याह पर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड। देखिए थर्ड में हमें निकालना है GNP एट MP, जिसको फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और क्या दिया मेरे को, NDPFC दिया है, NDPFC दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेट को ग्रॉस बनाना है, यानी शुद्ध को सकल बनाना है। तो क्या करूंगा, शुद्ध और सकल का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिशिएशन यानी कि मूल्यह्रास। ठीक है, प्लस कर दिया। अब मुझे डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। सेकंड क्या होता है, डोमेस्टिक, और ये क्या है, नेशनल। डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस। अब नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का डिफरेंस क्या होता है, NFIA। ठीक है, अब तीसरा क्या है, FC। मुझे क्या करना है, FC को MP बनाना है। FC छोटा होता है, FC को MP करने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे NIT। वैल्यू पुट कर दीजिए, 250, डेप कितना दे रखा है मेरे को, 300, NFI कितना है, माइनस का 50, और NIT कितना दिया हुआ है, 200। सारी वैल्यू पुट करेंगे और से सॉल्व कर देंगे। 250 कितना हो गया, प्लस करने 500 माइनस 50, 3000 माइनस 50, माइनस कर दिया 2950। तो जो आपका GNP एट MP कितना मेरा, 2950। इस तरह से आप फॉर्मूले याद करने के बाद सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन एक बार आप पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, कर लिया सॉल्व आपने। चलिए एक बार अब हम करना शुरू करते हैं। पहले हमें क्या क्या चीज देखिए, राष्ट्रीय उत्पाद दे रखा हमको 1500, मूल्यह्रास 200, IT 250, विदेशों से कारक आय 100, आर्थिक सहायता 50 और विदेशों को कारक आय। देखिए यहां पर ना फर्क है, पिछले क्वेश्चन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय थी, लेकिन अब यहां पर विदेशों को और विदेशों से यहां पर अलग अलग चीजें दी हैं। चलिए समझते हैं। यहां पर आपको दिया है IT और दिया है सब्सिडी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से क्या निकालेंगे, NIT, क्यों हमारे फॉर्मूले में NIT का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उन्होंने विदेशों से कारक आय, विदेशों को कारक आय दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से NFIA को निकालेंगे। ठीक है, तब जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछा उसने, सबसे पहले पूछा है उसने हमसे GDPFC। देखिए अब हमें दिया क्या उसने, NNPFC दिया है, NNPFC दिया है, और मुझे क्या बनाना है, GDPFC। तो चेक करेंगे, आपको नेट दिया है और क्या पूछा है आपसे, ग्रॉस। आपको नेशनल दिया है और क्या पूछा है आपको, डोमेस्टिक। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फर्स्ट शुद्ध को सकल बनाएंगे, नेट को ग्रॉस। तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिशिएशन। फिर मुझे क्या करना है, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है। अब नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, NFIA। अब वैल्यू पुट करते हैं, NNPFC कितना दिया है, 1500, कितना डेप्रिशिएशन, 200, लेकिन कहीं पर भी आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय नहीं दी गई, लेकिन उसने उसकी जगह पर उसके दोनों फैक्टर यानी विदेशों से कारक आय और विदेशों को कारक आय दोनों दे रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, विदेशों से माइनस विदेशों को, ये हमारा होता है फ्रॉम -टू।
अब 1500 प्लस 200, विदेशों से कितनी आई हमें, विदेशों से 100 और विदेशों को कितनी है 200। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। GDP-FC कितना आ गया मेरा, 1800 आ गया। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नेशनल वाले क्वेश्चन। इसमें हमारे 3 विधियां होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने आय विधि वाले क्वेश्चन। देखिए आय विधि के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए। जब आपको ये चार्ट प्रॉपर याद होगा तभी जाकर आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो हमारा है इसको बोलते हैं इनकम मेथड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना इनकम मेथड। देखिए इनकम मेथड में हमारे पास मेन 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मिश्रित आय और परिचालन अधिशेष। ठीक है, जब आप इन तीनों को प्लस करते हैं तो इन तीनों को प्लस करने पे सबसे पहले आपको मिलती है घरेलू आय। क्या मिलती है, डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहले ये क्या होता है हमारा NDP-FC। क्या होता है NDP-FC। ठीक है, यानी कि इनकम मेथड के अंदर NDP-FC निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्मचारी पारिश्रमिक, मिश्रित आय और परिचालन अधिशेष, हम तीनों को प्लस करेंगे। हम जब तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद मेरे को घरेलू आय मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है पेपर के अंदर इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनता। वो क्या करेगा, इनके जो फर्दर आगे पार्ट्स हैं वो उन पार्ट्स को खोल के देगा, तब जाकर आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको इनके सारे पार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी पारिश्रमिक यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सामाजिक सुरक्षा में योगदान और दूसरा होता है वेतन और मजदूरी या वेतन व भत्ते। बात वही है, वेतन और मजदूरी प्लस करेंगे सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, योगदान या अंशदान, दोनों मतलब सेम है। हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने के बाद मुझे मिलेगा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया। अगर आपको सीधा ही दे दिया कर्मचारी पारिश्रमिक, इसने शुरू में दे दिया आपको, तो हमें इन दोनों पार्ट्स को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं दिया तो हमें इन दोनों पार्ट्स को प्लस करके सबसे पहले निकालना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए इसके कोई पार्ट्स होते नहीं है, ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा तो 0 होगा। फिर आपका मेन आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए इसके क्या होते हैं, हमारे जनरली 4 पार्ट होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। पर रॉयल्टी अधिकतर नहीं दी जाती। किराया, ब्याज और लाभ। अगर आप उसने ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया तो क्या करेगा, वो आपको किराया, ब्याज और लाभ इन तीनों को दे देगा। हम इन तीनों को प्लस करके क्या निकालेंगे, परिचालन अधिशेष। और फिर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम और कंपनसेशन एम्प्लॉयज, हम इन तीनों को प्लस करके निकालेंगे अपनी डोमेस्टिक इनकम यानी NDP-FC। पर कभी कभी क्या करते हो, आपको प्रॉफिट भी नहीं देते, वो उसकी जगह पे उसके तीनों पार्ट निगम कर, लाभांश और आवितित लाभ, इन तीनों को दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो इसके तीनों पार्ट देंगे, निगम कर, लाभांश और आवित। हम इन तीनों प्लस करके क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट, इन तीनों को प्लस करके क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। और फिर ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स इनकम प्लस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, हम इन तीनों प्लस के फिर निकालेंगे डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय। फिर आपके पास NDP-FC आ जाएगा। अगर वो आपसे नेशनल इनकम निकालने के लिए कह रहा है तो अब क्या करेंगे, NDP-FC में प्लस कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस कर देंगे और हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले पूरा चार्ट ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम समझ सके क्वेश्चन कैसे हम पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिया हमने,
कह रहा है कर्मचारियों को पारिश्रमिक दे रखा है 2000, किराया दे रखा है 400, लाभ दे रखा है 900, लाभांश दे रखा है 100, ब्याज दे रखा है 500, मिश्रित आय दे रखी है 7000, विदेशों को निवल कारक आय दे रखी है 50, शुद्ध निर्यात दे रखा है 60, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 300 और मूल्यह्रास। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे और बाद में मैच करेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसमें कई ऐसी टर्म्स हैं जिनका आपको यूज नहीं करना, वो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमें किन टर्म्स को प्लस या माइनस करना है। आई बात समझ में? चलिए अब एक बार सॉल्व करता हूं और अपने आंसर को मैच कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे घरेलू आय। देखिए बुक में क्या करते हैं, वो एक ही बार में एक ही लाइन में पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन हम अपने क्वेश्चन को 2 बार में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे घरेलू आय यानी NDPFC निकालेंगे। सबसे पहले क्या था हमारा, कर्मचारी पारिश्रमिक प्लस मिश्रित आय प्लस परिचालन अधिशेष। अब सबसे पहले आपको ये तीनों चीजें ढूंढनी है। कर्मचारियों पारिश्रमिक मिल गया आपको, कितना है 2000। देखिए जब ये वैल्यू दे दी है उसके बाद मजदूरी भत्ते अगर कुछ भी देता है हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर कह रहा है मिश्रित आय कितनी हमारी 7000। अब ये चेक करना है परिचालन अधिशेष पूरा पूरा दिया या फिर टुकड़ों में दिया है। कहीं पर भी आपको 50 अधिशेष देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि इसने इसके पार्ट्स को दिए होंगे। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मेरे, लगान, ब्याज और लाभ। लगान यानी किराया मिल गया आपको, ब्याज मिल गया और लाभ मिल गया। देखिए यहाँ पे लाभांश दिया है जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, और आप जानते हैं जो लाभांश होता है वो लाभ का हिस्सा होता है। अगर लाभ दे दिया गया है तो इस लाभांश की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्या करेंगे, किराया कितना है, किराया 400, फिर है ब्याज कितना है हमारा 500, और फिर है लाभ, लाभ कितना दिया है 900। अब हम जब इन तीनों टर्म्स को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, परिचालन अधिशेष। अब प्लस कर लिया कितना हो गया 7 और 2 9000 प्लस में 9 और 9 1800 प्लस कर दिया आपने तो 10,800। ये आपकी घरेलू आय है, NDPFC है। लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, NNPFC। हम अपने सेकंड स्टेप में सॉल्व करेंगे NNPFC। क्या दिया आपको, NDPFC प्लस में क्या करेंगे, हमें डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल। क्या बनाना है, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर NFIA जोड़ देंगे। ठीक है, कितना दिया मेरे को 10,800। लेकिन कहीं पर भी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय नहीं है, बल्कि विदेशों को यानी विदेशों को हमने दी है। ठीक है, विदेशों को दिया है तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा मेरा। माइनस कितना है, माइनस का 50। अब 10,800 प्लस माइनस माइनस 50 माइनस का 10,750, यानी जो राष्ट्रीय आय है आपकी वो कितनी है आपकी, ये आपकी 10,750 है। अब चेक कीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका आंसर सही है या फिर गलत है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझ आ गया। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और लिया हमने। अब देखिए क्या क्या दिया है, कह रहा है कर्मचारियों को पारिश्रमिक दे रखा है 2000, ब्याज किराया लाभ दे रखा है, नियोजकों का समय सुरक्षा में योगदान, लाभांश, स्थिर पूंजी का भोग, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध निर्यात, विदेशों को कारक आय, स्व निश्चित आय। ठीक है, अब सबसे पहले हम रीड करेंगे और समझेंगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों में बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पे। देखिए आपको शुरू में टर्म्स बताई थी, जब आपको सारी टर्म्स पता होंगी
तभी जाकर आप उसको इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। उसने क्या पूछा है, यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं पूछी है, पिछले क्वेश्चन में राष्ट्रीय पूछी थी तो हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं पूछी है बल्कि कुछ और पूछा है, आपसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद पूछी है, ठीक है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एनडीपीएफसी और उसके बाद जो भी चीज वो पूछ रहा है हम उस चीज को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अपना स्टेप नंबर 1 एनडीपीएफसी। हम क्या जानते हैं, 3 घटक है हमारे एनडीपीएफसी। सबसे पहले कर्मचारी पारिश्रमिक, मिश्रित आय और परिचालन अधिशेष। अब देखिए वैल्यू, कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2000। देखिए जब उसने आपको पारिश्रमिक दे दिया, फिर नियोजकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं भी इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ये हमारे हिसाब से 0 है। उसने फिर बोला मिश्रित आय कितनी है, 1500। दोनों टर्म्स मिल गए। अगर हमें मिल गया परिचालन अधिशेष, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं दी है। अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो उसके तीनों पार्ट कौन कौन से थे हमारे, किराया, ब्याज और लाभ। किराया, ब्याज और लाभ तीनों मिल गए हमारे, कितने हैं, प्लस कर लो ब्रैकेट में 500 प्लस 700 प्लस में 800। कितना हो गया मेरा, जोड़ने पे टोटल 2000 हो गया। 2 और 2 4 और 5 5500। तो घरेलू आय कितनी आ गई, एनडीपीएफसी 5500। ये भी क्वेश्चन अधूरा है क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा था, उसने पूछा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पे, यानी जीएनपी पूछा है। तो आपको जो मैंने शुरू में बताए थे फॉर्मूले, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब जो फाइंड करना है फाइनली जीएनपी और क्या है मेरे पास, एनडीपीएफसी। अब मुझे क्या करना है, एन को नेट को ग्रॉस बनाना है, शुद्ध को सकल, प्लस में मूल्य ह्रास, घरेलू को राष्ट्रीय प्लस में एनएफआईए और एफसी को एमपी, साधन लागत को बाजार कीमत, तो प्लस में एनआईटी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, कितना निकाला था हमने, 5500। 5500 में डेप्रिसिएशन, स्थिर पूंजी का भोग, देखिए मूल्यह्रास बोलते हैं और इसका जो मेन नाम है वो हमारा स्थिर पूंजी का उपभोग। क्या हमारा स्थिर पूंजी का उपभोग, तो ध्यान रखेंगे आपको पेपर में अधिकतर स्थिर पूंजी का उपभोग लिखा मिलेगा। कितनी वैल्यू है इसकी मेरी, इसकी वैल्यू है 100। आप कह रहे हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, नहीं दिया, क्या दिया, विदेशों को शुद्ध कारक, विदेशों को यानी गया है, तो माइनस कर देंगे। कितनी वैल्यू है इसकी, 150। प्लस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी निवल, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दिया बेचा आपको, 250। प्लस कर देंगे 5600 माइनस 250 प्लस माइनस 150 प्लस 250 प्लस माइनस माइनस 250 में से 150 गया 100, 56 प्लस में 5700, यानी जो आपका जीएनपी एमपी आपका कितना है 5700। तो आप सारे क्वेश्चनों को 2 बार में सॉल्व करें। सबसे पहले निकाले एनडीपीएफसी और उसके बाद जो भी निकालने को कह रहा है आप उसको सेकेंड टाइम में सॉल्व करें। इससे क्वेश्चन में गलती के चांस ना के बराबर होते हैं। बुक वाले क्या करते हैं, वो एक ही लाइन में सब कुछ सॉल्व कर देंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको 2 पार्ट में करें, गलती के चांस कम होंगे। क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तुम कोई भी रिस्क पेपर में नहीं ले सकते। आगे बात समझ में, कोई डाउट किसी को? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों से स्वनियोजित मिश्रित आय ज्ञात कर दो। ये क्वेश्चन अलग टाइप का हो गया। पिछले क्वेश्चन में उसने सारी वैल्यू दी थी और आपसे राष्ट्रीय आय और घरेलू आय पूछ रहा था, लेकिन अब उसने क्या करा, आपके मेन में से मिश्रित आय को ही पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सी वैल्यू को मिस आउट कर देगा,
ठीक है, पर हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए उसने हमें दिया क्या है, सबसे पहले दिया राष्ट्रीय आय। हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय। कितना राष्ट्रीय आय मेरा, देखो NNPFC ये दिया है आपको 2700, और आपके फॉर्मूले में क्या हमने क्या बताया था आपको, NDPFC के 3 घटक बताए थे, कर्मचारी पारिश्रमिक, मिश्रित आय और प्लस में परिचालन अधिशेष। तुम सबसे पहले NDPFC फाइंड आउट करेंगे जो हमें दिया गया उसके ब्याह पर। अब ये दिया था, मुझे चाहिए सबसे पहले NDPFC चाहिए 2700। तुम क्या करेंगे, जो NNPFC है मुझे नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, तो माइनस कर दूंगा NFIA 2700 माइनस। अब देखो NFI कितना कहाँ दिया हुआ है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, ये आपका कितना दिया है, -50। 2700 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 50। तो आपकी घरेलू आय कितनी आ गई, आपकी घरेलू आ गई 2750। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, 2750 बराबर कर्मचारियों को पारिश्रमिक कितना दिया है, 1000। मिश्रित आय हमें फाइंड करनी है, नहीं है मेरे पास, प्लस में परिचालन अधिशेष कहीं नहीं दिया। जब भी ऐसा होता है, अगर ये नहीं देगा तो इसके तीनों पार्ट देगा, किराया, ब्याज और लाभ। अब चेक कीजिए, ये रहा आपका लाभ, किराया और ब्याज, तीनों मिल गए। हम तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना है भाई, सबसे पहले किराया कितना है 200, फिर ब्याज कितना है मेरा 250, और लाभ कितना है मेरा 500। 2750 बराबर में 1000 प्लस में मिश्रित आय कितना हो गया, 5 6 7 8 9 950। 2750 ऐड कर दिया आपने, कितना आ गया 1950 प्लस में मिश्रित आय। अब देखिए ये निकालना है तो ये वैल्यू यहाँ जाएगी और इसका साइन क्या होगा, पलट जाएगा। तो क्या आ गया, मिश्रित आय बराबर में 2750 माइनस में 1950, माइनस कर देंगे, कितना आ गया आपका 800। तो जो आपकी मिश्रित आय है वो आपकी इस क्वेश्चन में 800 है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपसे हर बार राष्ट्रीय आय पूछे, कुछ क्वेश्चनों के अंदर वो आपसे कोई ना कोई बीच का कंटेंट भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। घरेलू आय सबसे पहले निकाल लेंगे आप, और उसके बाद तीनों वैल्यू को रखेंगे सामने। अब जौन सी वैल्यू पास नहीं है उसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका आंसर निकल आएगा। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में इस तरह क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट मेथड करा दिया, इनकम मेथड। इसके आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब जाके पता चलेगा आपको टॉपिक समझ आया नहीं समझ आया। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट मेथड लेते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, हम कहते हैं व्यय विधि। देखिए जिस तरह से आपने इनकम मेथड का चार्ट याद किया था, उसी तरह से अब आपको एक्सपेंडिचर मेथड का चार्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्ट उससे थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर आपको चार्ट समझ आया, अगर आपको फॉर्मूले समझ आए, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं समझ आया, आप जितने मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको आपके आंसर किसी के भी सही नहीं निकलेंगे। ठीक है ना? चलिए अब समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। सबसे पहले हमारे पास मेन 4 होते हैं। पहला आता है निजी अंतिम भोग व्यय, दूसरा होता है सरकारी अंतिम भोग व्यय, तीसरा होता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, और चौथा होता है शुद्ध निर्यात। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ये चारों चीजें दी गई हैं तो आप इन चारों चीजों को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद इजीली आप क्या करेंगे, अपना जीडीपी एट एमपी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इनकम मेथड में हम लोग एनडीपी-एफसी निकाल रहे थे, लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी मिलेगा, तो दोनों के कंटेंट अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या क्या ढूंढना है, निजी अंतिम भोग व्यय,
सरकारी अंतिम भोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। ठीक है, अब देखिए इसके तो कोई फर्दर पार्ट है नहीं, ये आपको ऐसे कैसा मिलेगा, इसके भी कोई पार्ट नहीं है। अब आती है बात शुद्ध निर्यात। देखिए शुद्ध निर्यात के अंदर दो होते हैं, निर्यात माइनस आयात। यानी अगर आपको शुद्ध निर्यात नहीं दिया तो क्वेश्चन में आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जरूर देगा। वो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद शुद्ध निर्यात निकाल लेंगे। आई बात समझ में। अब सबसे मेन आता है हमारा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, इसके देखिए हमारे दो पार्ट होते हैं। अगर मैं शॉर्ट में करूं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी GDCF। ठीक है, अब देखिए GDCF के अंदर हमारे पास दो पार्ट है। पहला आता है शुद्ध घरेलू अचल पूंजी निर्माण। देखिए अब आपको क्या करना है, GDCF चाहिए, इस बात को समझना ढंग से। GDCF उसने अब क्या दे रखा है, शुद्ध घरेलू अचल या स्थिर पूंजी निर्माण। देखिए अगर आप इस अचल को हटाना चाहते हैं यानी कि फिक्स को हटाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन। अगर इस फिक्स को हटाना चाहते हैं तो फिक्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फिक्स को हटाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा स्टॉक में परिवर्तन। ये बात ध्यान रखेंगे आप। जैसे आप एंड नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, आपका ये जो अचल है यानी फिक्स है ये हट जाएगा। अब क्या बन जाएगा, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ग्रॉस। ठीक है, और हम जानते हैं किसी भी नेट को ग्रॉस बनाने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन को। आई बात समझ में। हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक चाहिए यानी सकल घरेलू पूंजी, तो हमें शुद्ध को सकल बनाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग। आई बात समझ में। आप जब इन तीनों को प्लस करेंगे तब आपको मिलेगा सकल घरेलू पूंजी निर्माण। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे शुद्ध निर्यात, इसमें जोड़ेंगे सरकारी अंतिम भोग व्यय, इसमें जोड़ेंगे निजी अंतिम उपभोग व्यय। आई बात समझ में। और जब चारों को जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा GDP एट MP। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड कर रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें फिर उसको आगे निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में। एक बार और बता देता हूँ क्विक के अंदर। देखिए फटाफट, सबसे पहली बात निजी अंतिम भोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम भोग व्यय प्लस में सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस में शुद्ध निर्यात। अगर शुद्ध निर्यात नहीं दिया तो निर्यात माइनस आयात, इसको माइनस करेंगे, इससे जो डिफरेंस आएगा वो मेरा बनेगा शुद्ध निर्यात। अब यहां पर आ जाओ दोबारा से, हमें चाहिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो क्या करेंगे, अगर उसने क्वेश्चन में आपको शुद्ध घरेलू अचल पूंजी निर्माण दे रखा है तो इसमें आप स्टॉक में परिवर्तन भी जोड़ेंगे और इसमें आप मूल्यह्रास भी जोड़ेंगे। हो सकता है क्या पता पेपर में चेंज इन स्टॉक ना दिया हो, तो फॉर्मूला होता है इसका अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक यानी एंडिंग माइनस इनिशियल स्टॉक। ठीक है, आई बात समझ में। अगर मान लिया उसने पेपर में दे दिया शुद्ध घरेलू और ये नहीं दिया, सीधा बोला शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, अचल है ही नहीं। जब अचल नहीं है तो आप स्टॉक में परिवर्तन को ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना है आपको। अधिकतर क्वेश्चन में क्या देगा, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण, तो सीधा शुद्ध में क्या जोड़ दोगे, डेप्रिसिएशन, और आपका सकल घरेलू पूंजी निर्माण आ जाएगा। सबसे मेन समझना है, अगर आपको उसने अचल दिया है तभी आप चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, नहीं तो इसको ऐड नहीं करेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और अपने फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निजी अंतिम भोग व्यय 900, लाभ दे रखा है 100, सरकारी अंतिम भोग व्यय 400, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 100, सकल देशी पूंजी निर्माण 250, स्टॉक में परिवर्तन 50, विदेशों से निवल कारक आय -40, स्थिर पूंजी का भोग 20 और शुद्ध आयात। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय यानी कि NNPFC।
ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला हम सबसे पहले फाइंड करेंगे जीडीपी एमपी और बाद में इसको सेकेंड स्टेप में चेंज कर देंगे एनएनपी एफसी। हमारे चार मेन घटक थे, कौन कौन सा था? निजी अंतिम भोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम भोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। आई बात समझ में? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में क्या था? शुद्ध निर्यात। क्या था हमारा? शुद्ध निर्यात। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निजी अंतिम भोग व्यय कितना है? 900। सरकारी कितना है? 400। अब देखिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण, कहीं दिख रहा है आपको? सकल घरेलू पूंजी निर्माण। चलिए पूरी की पूरी वैल्यू मिल गई हमें, इसके अंदर कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना ही चेंज इन स्टॉक और ना ही मूल्यह्रास, क्योंकि उसने खुद ही दे दिया। देशी मतलब घरेलू होता है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस में शुद्ध निर्यात। कितना दिया उसने हमको? यहाँ पे क्या दे दिया? शुद्ध आयात। मतलब क्या है? ये प्लस होगा माइनस होगा, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, आयात यानी आया है तो पेमेंट क्या होगी हमारी? इसमें से जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। कितना हो गया? 1300, 1300 दो 1500, 1520। तो आपका जीडीपी एमपी कितना आ गया? 1520। ठीक है, चलिए आगे लगा दिए फॉर्मूला। हमें क्या करना है? एनएनपी एफसी निकालना है। तो जीडीपी एमपी के पास आ चुका है। ग्रॉस को नेट करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल करना है प्लस में एनएफआईए, एमपी को एफसी करना है माइनस में एनआईटी। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। करिए फटाफट। कितना दिया था मेरे को? 1520 माइनस का डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन? स्थिर पूंजी भोग माइनस का 20। विदेशों से शुद्ध कारक, विदेशों से शुद्ध कारक आय माइनस 40। एनआईटी स्टॉक में परिवर्तन, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है? 100। इसके अंदर के कुछ ना कुछ फालतू टर्म्स भी देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। 1520 माइनस 20 माइनस 40 माइनस 100, कितना आ गया? 1360 एनएनपी एफसी 1360। ठीक है, इस तरह से आप एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सही आंसर है? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए। हाँ, कर लिया सॉल्व। चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और आप मैच करेंगे आपका आंसर सही है फिर गलत है। जितने भी हैं टर्म्स को ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, तभी क्वेश्चन होंगे सॉल्व, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ये हमारे। देखिए फिर अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एमपी, जिसके लिए हमें 4 घटक चाहिए। निजी अंतिम भोग व्यय प्लस
सरकारी अंतिम भोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस में शुद्ध निर्यात। ठीक है, अब देखिए फटाफट क्या क्या दिया हुआ है। निजी अंतिम भोग व्यय दे रखा है 8,000 हो गया हमारा। सरकारी दे रखा है 3,000। फिर सकल घरेलू पूंजी, सकल देशीय अचल, अब देखिए अचल दे दिया। आप बात समझिए, उसने बोल दिया अचल। मैंने क्या बताया था, जब भी अचल बोलेगा हमें क्या करना है, इसके अंदर स्टॉक में परिवर्तन को ऐड करना पड़ेगा। स्टॉक में परिवर्तन हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टॉक में परिवर्तन ऐड करोगे तब ये अचल हट जाता है। तो क्या बचेगा, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब देखिए स्टॉक में परिवर्तन कहीं दिया हुआ है, ये राष्ट्र कितना है हमारा 50, तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया स्टॉक में परिवर्तन। अब क्या बन गया, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, घरेलू बोले देशी बोले बात वही है, प्लस में शुद्ध निर्यात। कहाँ आपका ये रहा शुद्ध निर्यात, प्लस कर देंगे शुद्ध निर्यात माइनस का 60, 8 और 3 11,000, 450 माइनस 60, 11,390, 11,390। तो घरेलू आय कितनी है, जीडीपी एमपी कितना आ गया 11,390। अब क्या पूछा आपसे, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पे, एमपी पे बोला उसने, एफसी नहीं बोला इस बार। तो क्या है मेरे पास, जीडीपी, जीडीपी एमपी है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना, ये ग्रॉस को बनाना है नेट। तो ग्रॉस को नेट करने के लिए सकल बड़ा होता है शुद्ध छोटा होता है, तो ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, डोमेस्टिक छोटा नेशनल बड़ा, तो छोटे को बड़ा करने के लिए प्लस में NFIA, और MPFP कॉमन है ही हमारे पास। इसकी वैल्यू क्या है 11,390 माइनस डेप्रिसिएशन यानी अचल पूंजी का भोग कितना है 40, प्लस में NFIA विदेशों को शुद्ध कारक, विदेशों को यानी माइनस करेंगे, विदेशों को शुद्ध कारक है कितना है मेरा माइनस का 80 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का 11,430। तो NNP MP कितना गया मेरा 11,430। आई बात समझ में। इस तरह से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया इसका सही। इस तरह के आप अभी 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा कमांड बनेगी आपके न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि, दूसरी होगी हमारी आय विधि और तीसरी होगी व्यय विधि। देखिए इस मेथड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले आता उत्पादन का मूल्य, कैसे निकालेंगे, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन या फिर स्टॉक में बदलाव। फिर अगर बिक्री कैसे निकालते हैं, बिक्री का फॉर्मूला होता है घरेलू बिक्री प्लस में निर्यात, या फिर अगर उसने आपको उसकी कीमत दे रखी है, कह रहा है प्रति इकाई कीमत, तो आपको साथ में क्वांटिटी देगा। तो हम क्या करते हैं, उस प्राइस को क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल सेल यानी टोटल बिक्री आ जाएगी। फिर उस बिक्री में क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को जोड़ देंगे, आपका उत्पादन का मूल्य आ जाएगा। फिर तीसरा आता है GVA एंड MP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पे। कैसे निकालते हैं, जो भी आपने उत्पादन का मूल्य निकाला है उसमें से जितने भी आपने इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी जो भी आपने मध्यवर्ती खर्च या फिर मध्यवर्ती व्यय जो भी आपने खर्च करा है उसको जब भी आप उत्पादन के मूल्य में से माइनस करेंगे। बात समझेंगे, अगर आपको GVA एंड MP निकालना है तो आपको उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती खपत को माइनस करना पड़ेगा। ये कुछ भी हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, टैक्सेस हो सकते हैं, जो भी आप खर्च कर रहे हैं उस सब को आप क्या करेंगे, उत्पादन के मूल्य में से माइनस करेंगे,
तो आपका GV8MP निकल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर आपको NNP8FC निकालना है तो क्या करेंगे, जो GV8MP निकाला है इसमें से क्या करेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग मतलब मूल्यह्रास, इसको माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और प्लस कर देंगे NFI, तो आपका राष्ट्रीय आय निकल आएगा। आई बात समझ में। तो उत्पादन का मूल्य कैसे निकालेंगे, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक। सेकंड आपको सेल कैसे निकालेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। GV8MP कैसे निकालेंगे, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती खपत। ये आपको चारों के चारों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होंगे, तभी जाकर आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कारक लागत पर शुद्ध यानी निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात करें। साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि NVA@FC पूछा उसने आपसे, NVA@FC आपको क्या निकालना है, NVA@FC निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेल। आपने कितना सेल करा है, अब सेल कैसे निकालेंगे, देखिए सेल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है सेल का फॉर्मूला, ये होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी जो भी आपने क्या कह रहा है, उत्पादन का प्रति इकाई कीमत कितनी है, 25 रुपए का एक आर्टिकल है, और कितने टोटल आर्टिकल है मेरे पास, 1000। तो आप क्या करो, जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल निकल आएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें स्टॉक में परिवर्तन, क्या करना पड़ेगा, स्टॉक में परिवर्तन को ऐड करना पड़ेगा। स्टॉक में परिवर्तन प्लस कर दिया आपने, कितना स्टॉक में परिवर्तन, -500। ठीक है, अब क्या बचा है, उत्पादन शुल्क, मूल्यह्रास और मध्यवर्ती लागत। हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या कर दिया आपने, मध्यवर्ती लागत, और माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। हमें शुद्ध निकालना तो माइनस करना पड़ेगा मूल्यह्रास। अब क्या बचा, टैक्स। देखिए टैक्स आपने दी है, अगर हम सीधी बात बोले, जो भी आपने सेल करी है तो जहां जहां से पैसा आपका जा रहा है उसको माइनस करेंगे, और जो आ रहा है उसको प्लस करेंगे। जैसे हम बात करते हैं आर्थिक सहायता, तो वो मिल रही है तो वो प्लस होगी। टैक्स हम दे रहे हैं, जो कच्चा माल, अब आपने क्या करा, मध्यवर्ती लागत, जो आपने पैसा खर्च करा है उसको माइनस करना पड़ेगा। आपने जो टैक्स दिए हैं इसको माइनस करना पड़ेगा। मूल्यह्रास जो डेप्रिसिएशन है, ये भी तो घिसावट है, ये भी माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, और लेकिन जो स्टॉक में परिवर्तन यानी जो माल बच गया है, जितना आपने सेल कर दिया और जो बच गया है उसको हम प्लस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस कर दो उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्क। अब देखिए कितना हमारा मध्यवर्ती लागत कितनी है, 7000, मूल्यह्रास कितना है, 1000, और उत्पादन शुल्क कितना है मेरा, 5000। 25,000 माइनस 500, 7 और 5 12 और 1 13, 25,000 माइनस 13,500, 11,500। तो आपका NVA/FC कितना आ गया आपका, 11,500। खाली फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने आपको। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह से है। आपको सबसे पहले क्या, सेल चाहिए, उसमें से प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक, और माइनस में
इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो भी खर्च करा आपने सो माइनस कर देंगे। सेल क्या कह रहा है, उत्पादन बिक्री कितनी है 2000 और प्राइस कितना एक का 20, तो उसने कितनी क्वांटिटी 20 रुपए उसने 2000 क्वांटिटी बेची है, तो टोटल कितना हो गया 40,000। अब इसमें चेंज इन स्टॉक, कितना स्टॉक में परिवर्तन माइनस का 500। और क्या उसने मध्यवर्ती कितना खर्च करा है 15,000, मूल्य ह्रास कितना है मेरा 2000। ठीक है, नहीं देखिए यहाँ पे पूछा गया उसने सकल मूल्य वृद्धि पूछी है, GVA उसने पूछी है सकल मूल्य वृद्धि, तो सकल मूल्य वृद्धि केस के अंदर मूल्य ह्रास को माइनस नहीं करेंगे, GVAFC। ठीक है, अब क्या कह रहा है आर्थिक सहायता, भाई आर्थिक सहायता मिली है तो ये क्या होगी हमारी प्लस हो जाएगी, 40,000 माइनस 500 प्लस माइनस माइनस 12,000, 40,000 13,000 माइनस कर देंगे 27,000, तो GVFC कितना है मेरा 27,000। $12,500 आ गया तुम्हारा आंसर?